तो आज हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स या संपूरक कोण। तो अगर हम लोग परिभाषा देखें तो संपूरक कोण क्या होते हैं? यदि दो कोणों के माप का योग 180 डिग्री हो तो वे कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। अब हम लोग समझते हैं संपूरक कोण असल में होते क्या हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लो मैंने एक रेखा खींच दी, सीधी रेखा। अब सीधी रेखा खींचते ही एक चीज़ हमें समझना होगा कि इस सीधी रेखा का ये जो माप होता है, किसी भी सीधी रेखा का जो माप होता है वो कितने डिग्री होता है? ये किसी भी सीधी रेखा का माप 180 डिग्री होता है। और ये चीज़ हमें याद रखनी है क्योंकि आगे आने वाले प्रश्नों में हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या कहा, किसी भी सीधी रेखा का जो माप होता है वो कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। ठीक है। तो अब मान लो यही है सीधी रेखा, इसका माप कितना है? 180 डिग्री है। ठीक है। अब मान लो बीच से मैंने यहाँ पर इस बिंदु से मैंने एक रश्मि खींच दी यहाँ पर ऐसे। तो ये क्या हो गया? ये जो 80 डिग्री वाला जो कोण था ये दो भागों में बट गया। ये 180 डिग्री वाला कोण एक इस कोण में बट गया, दूसरा इस कोण में बट गया। अब इसका माप फिलहाल के लिए हम लोग मान लेते हैं इस वाले कोण का माप 110 डिग्री है और इस वाले कोण का माप 70 डिग्री है। ठीक है। तो इसको हम लोग नाम भी दे देते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर हम लोग देखें तो जो एंगल और ये बीच वाला जो शीर्ष बिंदु है इसको हम लोग दे देते हैं ओ। तो अगर हम लोग देखें कि कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी का माप कितना है? 110 डिग्री। उसी तरह कोण सी ओ बी, कोण सी ओ बी का माप कितना है? 70 डिग्री। तो कल जैसे हमने पूरक कोण पढ़ा था कि एक समकोण था, उसको हमने दो भागों में बांटा था, तो वो दो अलग अलग कोण बन गए थे और दोनों कोण मिलाकर कितने बनते थे? 90 डिग्री बनते थे पूरक कोण में। ठीक उसी तरह जो समपूरक कोण होते हैं उसमें दो कोण, जैसे यहाँ पर हमारे दो कोण निकले हैं ए ओ सी और सी ओ बी। ये दोनों अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ दें, अगर हम कोण ए ओ सी और कोण सी ओ बी, ए ओ सी और सी ओ बी को जोड़ दें तो ये देखेंगे हम 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री, ये कितने डिग्री हो गए? 180 डिग्री। और यही है हमारा समपूरक कोण। जैसे कि हमने परिभाषा देखी, यदि दो कोण का माप का योग 180 डिग्री हो तो वे कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस कोण का माप और इस कोण का माप दोनों का योग कितना है? 180 डिग्री है। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। तो संपूरक कोण पर बेस करके एक सवाल हम लोग ले लेते हैं। अगर ये सवाल हम लोग करेंगे तो संपूरक कोण को समझने में हमें ज़्यादा आसानी होगी। तो प्रश्न क्या है? एक कोण का माप उसके संपूरक कोण के बराबर है। कोण का माप क्या है? जैसे कि कल हमने पूरक कोण के पे भी किया था एक सवाल, तो आज संपूरक कोण पे कहते हैं। तो देखो यहाँ पर भी क्या कहा है? संपूरक कोण के बराबर है। संपूरक कोण जब दो कोण मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं तो वे कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर सवाल में कहा है कि संपूरक कोण जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले इसका उत्तर करते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए एक हम लोग
एक सीधी रेखा खींचते हैं और इस सीधी रेखा पर हम लोग एक रश्मि बनाएंगे। अब रश्मि कैसे बनाएंगे कि कहा है दोनों संपूरक कोण एक दूसरे के बराबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसके ठीक बीचों बीच एक सीधी रेखा, एक सीधी रश्मि खींचेंगे। तब जाकर जो दो कोण बनेंगे, एक ये कोण और दूसरा ये कोण, अगर हम लोग इसे नाम दे दें ए बी सी, और ये शीर्ष बिंदु जो है इस रश्मि का, इसको हम देते हैं ओ। तो देखो अब ये ए ओ सी जो कोण है और सी ओ बी जो कोण है वो क्या है, दोनों बराबर है। और सवाल में ही दिया हुआ है ये दोनों क्या है, संपूरक कोण है एक दूसरे के, दोनों बराबर है। तो अगर हम लोग इस ए ओ सी वाला जो कोण है उसे हम लोग x ले लेते हैं, तो ये जो सी ओ बी वाला कोण कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों संपूरक कोण एक दूसरे के बराबर है, तो अगर ये ए ओ सी x है तो जो सी ओ बी वाला कोण है वो भी x हो जाएगा। तो अब हम प्रश्न का हल करते हैं। मान लिया एक कोण का माप बराबर x है, तो उसके संपूरक कोण का माप भी कितना होगा, इसके संपूरक कोण का माप भी होगा x। तो अब हम लोग जानते हैं संपूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी, कोण सी ओ बी बराबर किसके कोण के बराबर होगा, ये सीधी जो कोण बनी है उसके बराबर होगा ये, क्योंकि ये दोनों कोण मिलकर ही ये जो सीधी रेखा वाला ये वाला कोण है 180 डिग्री वाला कोण से बना रहा है, तो ये ए ओ बी के बराबर होगा, कोण ए ओ बी के। तो अब हम लोग देखते हैं जो ए ओ सी है, ए ओ सी इसका माप कितना है, x है, ठीक है। उसके बाद कोण सी ओ बी इसका माप कितना है, इसका माप भी x है। और कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, इस कोण का माप कितना होगा, मैंने कहा था सीधी रेखा का माप कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो अब x जोड़ x कितने हो जाएंगे, x जोड़ x 2x बराबर 180 डिग्री। तो अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है। ठीक कल जैसे मैंने आपको समझाया था उसी तरह हम लोग करेंगे। अगर ये दो यहाँ पर गुणा है इस x के साथ, इस दो को अगर हम इस तरफ बराबर के इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे भाग में चला जाएगा। तो x बराबर 180 बटा 2। तो अब हम लोग इसको भाग करके देख सकते हैं, 2 180, तो ये पहले 18 के साथ लेंगे हम लोग, 2 से 9 बार में ये 18 हो जाएगा, और 18 से 18 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर हम लोग इस शून्य को नीचे लेकर आएंगे, और 2 से कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, और ये 0 से 0 जाएगा तो ये भी कुछ नहीं बचेगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हमारा x का मान कितना आ गया, हमारे x का मान आ गया 90 डिग्री। और यहाँ पर हमने अपना प्रश्न इसको सुलझा लिया है, इसका हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो हमने यहाँ पर माना था, मान लिया एक कोण का माप x है, मतलब इस कोण का माप x है। अगर इस कोण का माप x था और x बराबर अगर 90 डिग्री है,
तो उसके संपूरक कोण का माप भी हमने x लिया था। ये वाला जो कोण है संपूरक कोण इसका, तो इसका कोण भी कितना हो जाएगा? अगर ये x है, ये x है, ये 90 डिग्री है, तो ये x है, ये भी कितने डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए कोण का माप कितने डिग्री है? 90 डिग्री। मतलब दोनों कोण जो हैं वो 90-90 डिग्री के हैं। अब संपूरक कोण पे ही हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। और बच्चों इन प्रश्नों को कराने के पीछे मेरा आप एक ही मकसद है कि अगर इस प्रश्न को हम लोग कर लेंगे, इन प्रश्न को हम लोग समझ जाएंगे, तो आगे वाले आने वाले जो प्रश्न हैं उसमें हमें दिक्कत नहीं होगी। ये प्रश्न मैं आप लोगों को इसीलिए करा रहा हूँ ताकि इस जो पूरक कोण है या संपूरक कोण है या चैप्टर के किसी भी जो कोणों के बारे में दिया हो उसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसी के चलते हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। सवाल क्या है? एक कोण का माप उसके संपूरक कोण के 2 गुनी है। पहले हम लोगों ने बराबर वाला किया था, अब देखते हैं 2 गुना वाला। तो कोण का माप कितना होगा? ठीक है, तो इस प्रश्न का हम लोग हल निकालते हैं, उत्तर। तो क्या करते हैं हम लोग? पहले मान लेते हैं। मान लिया कोण का माप बराबर 2x है। अब बच्चों मैंने यहाँ पर 2x क्यों लिया है, ये समझने वाली बात है। पहले हम x लेते थे, जब वहाँ पर कहता था कि बराबर है तब हम लोग दोनों कोणों को x और x लेते थे। अब यहाँ पर मैंने 2x क्यों लिया है? 2x मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर क्या कहा है? संपूरक कोण के 2 गुनी है, 2 गुनी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे पास एक चॉकलेट है। मेरे पास कितने चॉकलेट है? एक चॉकलेट है। और मैं कहता हूँ मेरे पास जितने चॉकलेट है तुम्हारे पास उसके 2 गुनी चॉकलेट है। ठीक है, 2 गुनी मतलब मेरे पास जितना है उसका 2 गुना तुम्हारे पास है। मतलब 2 गुना मतलब कितना? तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 2 चॉकलेट तुम्हारे पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 3 चॉकलेट है और तुम्हारे पास इसके 2 गुनी चॉकलेट है, तो 2 गुनी का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे पास पहले कितने चॉकलेट थे? एक चॉकलेट थे। तो 2 गुने के मतलब मेरे पास जितना है उसको हम 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो गया 2 गुना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 2। ठीक उसी तरह मेरे पास अगर 3 चॉकलेट है और तुम्हारे पास उसका 2 गुना है, तो मतलब क्या? मेरे पास जितने चॉकलेट है उसका 2 गुना, 2 से गुणा, उसी को कहते हैं 2 गुना। तो 2 गुना चॉकलेट तुम्हारे पास है, तो तुम्हारे पास कितने चॉकलेट हो जाएंगे? 6 चॉकलेट हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ मेरे पास x चॉकलेट है, तो तुम्हारे पास उसके 2 गुना चॉकलेट है, तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? x का 2 से गुणा। और x का 2 से गुणा ये कैसे लिखते हैं हम लोग? इसको लिखते हैं 2x। तो इसीलिए जब कहा था संपूरक कोण के 2 गुनी है, तो इसीलिए मैंने मान लिया था कि कोण का माप कितना है? 2x है, और इसी 2x का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर हमने मान लिया कि एक कोण का माप 2x है, मतलब पहले वाले कोण का माप कितना होगा? जो उसका संपूरक कोण है उसके माप कितना होगा? जैसे यहाँ अगर तुम्हारे पास 2 चॉकलेट है तो मेरे पास कितने थे? 1 चॉकलेट थे, तो इसीलिए संपूरक कोण का माप कितना होगा? ये होगा x। अगर ये x है तभी तो इसके 2 गुना ये 2x हुआ। तो अब कह रहा है कि संपूरक कोण है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि संपूरक कोण है, मतलब क्या?
इस कोण का माप और इस कोण का माप अगर दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो वो कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री। तो चलो हम लोग करते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? 2x जोड़ x बराबर 180 डिग्री। और ये क्यों होगा? क्योंकि हमें प्रश्न में ही कहा है कि ये दोनों एक समपूरक कोण हैं, इसीलिए इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होगा। तो अब देखो हम लोग जोड़ते हैं। 2x और x कितने हो जाएंगे? 2x और x मिलकर हो जाएंगे 3x। और 3x का मान कितना है? 180 डिग्री है। तो अब पहले हम लोग x का मान निकालते हैं। तो x का मान कितना होगा? जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये इसके साथ गुणा में है तो ये बराबर के उस तरफ जाएगा जब, तो यहाँ पर सिर्फ x बच जाएगा। और ये 180 से ये 3 भाग हो जाएगा। तो हम लोग भाग करके देखते हैं। 3 और 180, ठीक है। इससे करेंगे हम लोग 18 से। 3 के पहाड़े में 6 बार में 18 आते हैं। और 18 से 18 कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। अब ये शून्य आएगा नीचे, 0। तो 3 के पहाड़े में ये 0 बार में आएगा, ये भी कैंसिल हो गया। 0 से 0 कुछ भी नहीं बचेगा शेषफल। तो इसका मतलब हमारा x का जो मान है वो कितना आया? हमारे x का मान जो है वो कितने डिग्री आया? 60 डिग्री। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रश्न हल नहीं हुआ है, क्योंकि हमने क्या माना था कि हमारे कोण का माप कितना है? 2x है। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ x का मान निकाला है, लेकिन हमें निकालना है 2x का मान। तो इसीलिए अगर इस x को, ये x है और इससे मैं गुणा कर दूँ 2, तो इस बराबर के इस तरफ भी 60 डिग्री से मुझे 2 गुणा करना पड़ेगा। इस तरफ बराबर के इस तरफ जिस संख्या से मैं गुणा करूंगा या जिस संख्या को मैं जोड़ूंगा, बराबर के उस तरफ भी उसी संख्या से गुणा करना पड़ता है या जोड़ना पड़ता है। अब मैंने ये गुणा क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ चाहिए थे 2x। अब देखो x गुणा 2 कितने होते हैं? 2x होते हैं। और 60 गुणा 2 ये कितने हो जाएंगे? तो इसका एकदम बिल्कुल आसान तरीका है। देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 2 से पहले इस 0 का, इस शून्य का हम लोग गुणा करेंगे। तो 2 से अगर शून्य गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या से अगर हम लोग शून्य का गुणा करते हैं तो वो कितना आता है? शून्य आता है, 0 आता है, ठीक है। इसका हो गया। अब इस 2 का गुणा हम लोग करेंगे 6 के साथ। तो 2 का पहाड़ा अगर हम लोग 6 बार पढ़ें तो ये कितना आता है? 12 आता है। तो हमारे 2x का मान कितना आ गया? 120 डिग्री। अगर इस तरह का गुणा आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 60 गुणा 2। तो 2 का पहाड़ा अगर हम लोग 0, तो ये 0 हो जाएगा। और 2 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ें तो 2 छक्के 12 होते हैं। तो ये इस तरह भी 120 डिग्री आते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना प्रश्न कर लिया है हल, क्योंकि हमने माना था हमारे कोण का जो माप है वो कितने डिग्री है? 2x के बराबर है। और 2x का माप हमारा कितना आया? 180 डिग्री। तो इसीलिए कोण का माप बराबर 120 डिग्री होगा। और हमने इस प्रश्न का हल सही किया है या नहीं, इसे देखने के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं। अब हम लोग चेक कैसे करेंगे? तो हमने अपने पहले कोण का माप कितना लिया था? 2x। और उसके संपूरक कोण का माप कितना लिया था? x, ठीक है। अगर ये संपूरक कोण है तो 2x प्लस x, 2x प्लस x बराबर कितने होने चाहिए? 180 डिग्री होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमारा x का मान कितना आया है? पहले देखते हैं 2x का मान कितना आया है? 120 डिग्री। और हमारे x का मान कितना आया है? तो ये आया है 60 डिग्री।
तो 120 और 60 कितने होते हैं? 180 डिग्री ही होते हैं। तो इसका मतलब हमने इस प्रश्न का हल सही सही कर लिया है। अब अगले टॉपिक पे हम आते हैं और हमारा अगला टॉपिक है आसन्न कोण, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में एडजेसेंट एंगल्स भी कहा जाता है। अब अगर हम लोग परिभाषा देखें तो कोणों का एक युग्म जिसमें दोनों कोण एक दूसरे के संलग्न हो आसन्न कोण कहलाता है। अब ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, थोड़े से डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन अगर हम लोग इसको समझ जाएंगे बिल्कुल भी ये आसान है, बिल्कुल भी इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, एकदम आसान सी चीज़ है ये। तो देखो, तो जब भी आसन्न कोण के बारे में बात किया जाएगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि आसन्न कोण, जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, कोणों का एक युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब होता है एक जोड़ा। जोड़ा मतलब दो, ये जोड़े में आते हैं। इसीलिए यहाँ पर देखो एंगल नहीं लिखा हुआ है, एंगल्स लिखा हुआ है। एंगल्स मतलब एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा कितने हैं? ये दो आते हैं, जोड़े में दो आते हैं ये। तो ये आसन्न कोण क्या है? ये जोड़े में आते हैं, मतलब दो आते हैं। और दूसरा क्या है? दोनों कोण एक दूसरे के संलग्न हो। संलग्न का अर्थ क्या है? संलग्न का मतलब अगल बगल, एक दूसरे के अगल बगल होंगे ये कोण, और उसी कोण को आसन्न कोण कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके दो शर्तें हैं, उस शर्तों के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। पहले हम लोग कोण बना लेते हैं। जैसे मान लो एक हम लोग कोण बनाते, अच्छा मैं एक कोण बनाता हूँ, ये कोण हो गया। अब इस शीर्ष बिंदु से हम इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए ओ बी, ठीक है। अब इस शीर्ष बिंदु से, ओ शीर्ष बिंदु से मैं एक और रश्मि खींचता हूँ और इसे नाम दे देता हूँ सी, ठीक है। तब जो आसन्न कोण है वो क्या कहता है कि ये एक कोणों का युग्म है। तो जैसे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर इस रश्मि के खींचते ही यहाँ पर दो कोण बने हैं, पहला कोण ये और दूसरा कोण ये, ठीक है। ये दो कोण क्या क्या है? तो कोण AOC और दूसरा जो कोण बना है वो क्या है? कोण COB। ये दो कोण बने हैं, तो AOC और COB हमारे दो कोण हमें मिल गए, ठीक है। तो अब हम लोग परिभाषा देखते हैं, क्या है? कोणों का एक युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा, पेयर। जोड़ा मतलब दो होंगे, तो हमें दो कोण मिल चुके हैं, AOC और COB दो मिल चुके हैं, एक जोड़ा हमें मिल चुका है, ठीक है। और अगले लाइन पे चलते हैं। देखो, दोनों कोण एक दूसरे के संलग्न हो। मैंने बताया था संलग्न मतलब अगल बगल। तो देखो इस कोण के बगल में कौन सा कोण है? ये कोण है। और ठीक इस कोण के बगल में कौन सा कोण है? ये कोण है। तो एक दूसरे के अगल बगल है ये दोनों कोण। तो अब ये जो कोण हमने बनाए हैं AOC और COB, ये एक आसन्न कोण है या नहीं, ये हमें पता चलेगा कब? जब जो दो शर्तें मैंने आपको बताई थी, वो दो शर्तों का अगर ये कोण पालन करेंगे तो ये एक आसन्न कोण बनेगा। तो उसका पहला जो शर्त है वो क्या है? उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु हो। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन। कॉमन मतलब दोनों कोणों के लिए ही होगा, ठीक है। तो दोनों कोणों के लिए क्या होगा? एक कॉमन शीर्ष बिंदु होगा, एक ऐसा शीर्ष बिंदु होगा जो दोनों कोणों में इस्तेमाल हो रहा होगा। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो ये जो O शीर्ष बिंदु है, ठीक है, तो ये देखें AOC कोण, AOC कोण बनाने के लिए भी ये O वाला शीर्ष बिंदु इस्तेमाल हो रहा है, और COB कोण बनाने के लिए भी इस O वाले शीर्ष बिंदु का इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारा पहला शर्त जो है वो इस शर्त का पालन हुआ है, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो। उभयनिष्ठ का मतलब आपको बताया था कॉमन, अब उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो, ठीक है। अगर हमने ये कोण बनाया है तो हम देखेंगे यहाँ कितनी भुजाएं हैं। देखो, एक OA है एक भुजा, OC एक दूसरी भुजा है, और OB एक तीसरी भुजा है। तो क्या कह रहा है? इन दोनों कोण AOC और COB को आसन्न कोण बनने के लिए इनमें एक उभयनिष्ठ यानी कॉमन भुजा होनी पड़ेगी। तो देख, अगर हम लोग देखते हैं AOC में दो भुजाएं कौन कौन सी है? अगर AOC की बात करें तो इनमें दो भुजाएं कौन कौन सी है? एक है OA और दूसरी कौन सी है? OC है एक भुजा। ये दो भुजाएं हैं। अगर उसी तरह ठीक हम लोग COB वाले के लिए देखते हैं तो इनमें दो भुजाएं कौन कौन सी है? एक है OC और दूसरी कौन सी है? OB भुजा।
तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस कोण के लिए दो भुजाएं OA और OC, और COB वाले कोण के लिए OC और OB। तो देखो यहाँ पर AOC के लिए भी OC भुजा का इस्तेमाल हो रहा है और COB के लिए भी OC भुजा का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि इस भुजा का इस्तेमाल इस कोण और इस कोण दोनों कोण के लिए हो रहा है। तो ये OC जो भुजा है ये दोनों कोण के लिए कॉमन है, तो ये दूसरा शर्त भी हमारा पूरा हो गया। ठीक है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु हो जो कि कॉमन शीर्ष बिंदु है इन दोनों कोणों के लिए, और उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा भी हो और एक कॉमन या उभयनिष्ठ भुजा भी है, तो ये आसन कोण है। और एक बात, आसन कोण बनने के लिए जो कॉमन वाले के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन जो कॉमन नहीं है, जो उभयनिष्ठ नहीं है, वो उल्टे दिशा में होंगी। देखो ये इस दिशा में है तो ये इस दिशा में है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। दोनों जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो उल्टी दिशा में होंगी। तो ये कोण बनाता हूँ, जैसे कि एक ये कोण बनाया मैंने और एक ये कोण बनाया मैंने। ठीक है, तो इनमें भी दो कोण बने हैं, एक ये कोण और एक ये कोण। हम लोग उसको नाम दे देते हैं PQR और इसमें STU। तो क्या आप लोग बता सकते हैं ये आसन कोण है या नहीं? ठीक है, तो आसन कोण है या नहीं ये जानने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, तो देखते हैं ये कोण तो बने हैं, ठीक है, एक दूसरे के मान सकते हैं अगल बगल भी हैं, लेकिन क्या इनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु है? क्या कोई कॉमन शीर्ष बिंदु है? अगर हम लोग PQR वाले कोण के लिए देखें, PQR वाले कोण के लिए, तो शीर्ष बिंदु इसका क्या है? इसका शीर्ष बिंदु है Q। और R और STU वाले जो कोण हैं, उस STU वाले कोण का शीर्ष बिंदु क्या है? इसका है T। तो क्या ये उभयनिष्ठ हुआ? क्या ये कॉमन हुआ? एक के लिए Q है, एक के लिए T है, ये कॉमन नहीं हुआ। ठीक उसी तरह उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा भी हो, ठीक है, इनकी भुजा क्या क्या है? QPR की अगर हम लोग भुजा देखें तो एक PQ भुजा है और एक QR या RQ भुजा है। ठीक उसी तरह ये STU वाली जो कोण है उसकी भुजा क्या क्या है? एक TS है, एक TU है। तो अगर हम इन चारों भुजाओं को देखें तो क्या कोई भी कॉमन है एक दूसरे में? इसमें PQ है, इसमें क्या PQ आ रहा है? इसमें QR है, इसमें क्या QR आ रहा है? ठीक उसी तरह TS इसमें आ रहा है क्या, या TU इसमें आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो न ही इनमें उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु है और ना ही इनमें कोई उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये से वाले कोण आसन्न कोण नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने ये जो कोण बनाया है, ये दो जो कोण बनाया है, कोणों का युग्म बनाया है, कोणों का जोड़ बनाया है, इनमें आसन्न कोण कौन कौन से हैं? एक AOC और COB दोनों ही आसन्न कोण हैं। हमारा अगला टॉपिक है रेखिक युग्म के कोण, या जिसे अंग्रेजी में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। तो बच्चों ये जो रेखिक युग्म के कोण हैं ये भी एक प्रकार के आसन्न कोण ही हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, लेकिन इनमें आसन्न कोण और रेखिक युग्म के कोण में थोड़ा सा अंतर होता है। अब वो अंतर हम लोग जान लेते हैं क्या है। रेखिक युग्म के जो कोण हैं, क्योंकि इसमें युग्म कहा है, इसमें भी युग्म कहा है, और थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था युग्म का अर्थ क्या होता है, जोड़ा। तो यहाँ भी दो कोण होंगे, तो हम लोग बना लेते हैं दो कोण। पहले मैंने एक सीधी रेखा खींची है, अब इसके लिए मैंने सीधी रेखा की क्यों खींची है वो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। अब इस सीधी रेखा पे इस शीर्ष बिंदु को मान लो एक शीर्ष बिंदु है O, यहाँ से मैं एक और रश्मि खींच देता हूँ इस तरह। तो देखिए यहाँ पर भी दो कोण बन गए हैं अभी। पहला ये एक कोण बना है, दूसरा ये कोण बना है। अगर हम लोग नाम दे दें तो देखेंगे, अगर AOB दे देते हैं और इसको C दे देते हैं, तो देखो यहाँ भी दो कोण बने हैं। एक कोण बना है AOC और दूसरा कोण बना है COB। एक AOC और दूसरा COB, ये दोनों कोण बने हैं। अब रैखिक युग्म के कोण होने के लिए अब इनमें भी कुछ शर्तें हैं, ठीक है, उन शर्तों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो रेखिक युग्म के जो कोण होते हैं वो एक प्रकार के आसन्न कोण ही होते हैं। तो देखो यहाँ भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी आसन्न कोण ही बने हैं। जो कोण AOC है और COB है वो भी एक आसन्न कोण ही है। देखते हैं हम लोग। देखो पहले तो ये एक दूसरे के अगल बगल हैं जैसे आसन्न कोण में था। दूसरा जो ये शीर्ष बिंदु O है, इस कोण के लिए भी आ रहा है, इस कोण के लिए भी आ रहा है। तो ये शीर्ष बिंदु एक उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु भी है इनका, और एक उभयनिष्ठ भुजा भी है जो इस कोण के लिए भी है और इस कोण के लिए भी है। तो इस प्रकार के कोणों को रैखिक युग्म के कोण कहते हैं। लेकिन आसन कोण और इसमें एक अंतर है कि आसन कोण वाले जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि एक सीधी रेखा बनाएं। जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, ये तो उभयनिष्ठ भुजा हो गई, लेकिन जो दूसरे भुजा हैं
ए ओ और ओ बी, ये देखो उल्टी दिशा में है, और ये ए ओ और ओ बी एक सीधी रेखा पर होंगे। जैसा कि हमने आसन कोण में क्या देखा था कि ये जो उभयनिष्ठ भुजा, जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, उसमें उभयनिष्ठ नहीं है मतलब कॉमन नहीं है, कौन सी भुजा, ओ बी और ओ ए, ये एक सीधी रेखा पर नहीं थी। ये जरूरी नहीं है आसन कोण होने के लिए कि ये सीधी रेखा पर हो, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सीधी रेखा पर हो, लेकिन रैखिक युग्म के कोण होने के लिए ये ओ ए और ओ बी इसे एक सीधी रेखा पर ही होना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा अंतर है आसन कोण और रैखिक युग्म के कोण में। और एक बात यहाँ पर हम लोग अगर जान ले, यहाँ से क्लियर करके चले, तो आगे जो हम सवाल करेंगे उसमें हमें आसानी होगी। देखो मैंने हमेशा बताया है आप लोगों को पहले से ही कि ये अगर सीधी एक रेखा है तो इस पूरे कोण का, ये अलग अलग नहीं कह रहा हूँ मैं, इस पूरे कोण का माप कितने डिग्री होगा, तो इसका माप होगा 180 डिग्री। किसी भी सीधी रेखा का माप कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा कोण ए ओ सी और कोण सी ओ बी एक रैखिक युग्म के कोण है। और ये कोण जरूरी नहीं कि इसी प्रकार होंगे। अगर एक रश्मि मैं एक रेखा यहाँ पर खींच दूँ और इस शीर्ष बिंदु से मैं इधर की ओर एक रश्मि और खींच दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी दो कोण बने हैं। देखो एक कोण यहाँ पर बना है, दूसरा कोण ये बना है। नाम अगर मैं दे दूँ ए, यहाँ ए नहीं देंगे, यहाँ देंगे पी क्यू आर और एस, ठीक है। तो यहाँ भी देखो दो कोण बने हैं, कौन से कोण से, पी ओ एस और आर क्यू एस, दो कोण बने हैं, पी क्यू एस और कोण आर आर क्यू एस। यहाँ पर भी दो कोण बने हैं। और ये जो उभयनिष्ठ भुजा तो ये है ही, क्यू एस एक उभयनिष्ठ भुजा है, लेकिन जो उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं हैं, जो कॉमन भुजाएं नहीं हैं, वो उल्टी दिशा में है, बिल्कुल उल्टी दिशा में है और एक सीधी रेखा पर है, ठीक है। तो ये होते हैं रैखिक युग्म के कोण या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स रैखिक युग्म के कोण, अगर दोनों कोणों का माप देखा जाए, जैसे कि हमने समपूरक कोण में देखा था, समपूरक कोण में दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक उसी तरह रैखिक युग्म के कोणों का भी ये जो योग होगा, इन दोनों कोणों का जो योग होगा, इन दोनों को कोणों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो उसका माप भी 180 डिग्री ही आएगा। तो बच्चों अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, जिसे शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं तो उस बिंदु पर चार कोण निर्मित होते हैं। उनके विपरीत कोणों को ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग उन रेखाओं को, उन कोण को बनाकर देखते हैं, उसके बाद ये जो परिभाषा है ये हमें समझ में आएगी। तो क्या कह रही है, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। तो जैसे एक रेखा मैंने इस प्रकार बना दी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दूसरी रेखा मैंने इस तरह से बना दी यहाँ पर, ठीक। दो रेखाएं, तो ये एक रेखा हो गई, ये एक रेखा हो गई, इसका हम लोग नाम दे सकते हैं। ये वाली हमारी हो जाएगी ए बी एक रेखा है और हमारी पी क्यू दूसरी एक रेखा है। दो रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, तो वो बिंदु कौन सा है, ये दो रेखाएं जब एक दूसरे से आर पार जा रही थी तो एक बिंदु देखो ऐसा है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटते हुए जा रही हैं, वो बिंदु है यहाँ पर। इस बिंदु को हम लोग नाम देते हैं ओ, ठीक है। तो उस बिंदु पर चार कोण निर्मित होते हैं, तो उस बिंदु पर चार कोण निर्मित होते हैं। कौन कौन से कोण, देखो एक कोण ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा कोण यहाँ पर बना है और चौथा कोण यहाँ पर बना है। तो अगर हम लोग कोण देखें तो कौन कौन से कोण बने हैं, देखो एक कोण बना है कोण पी ओ ए, एक कोण बना है, दूसरा कोण बना है बी ओ क्यू, ठीक है। उसके बाद और जो दो कोण बने हैं कौन कौन से बने हैं, पी ओ बी, पी ओ बी, और एक दूसरा चौथा कोण जो है ए ओ क्यू, ए ओ क्यू। वही कहता है उस बिंदु पर चार कोण निर्मित होते हैं, तो चार कोण हो गए। अगर हम लोग इसको नाम दे दें 1 2 3 4, देखो यहाँ पर चार कोण निर्मित हो गए हैं, ठीक है। तो अब ये लाइन जो है उनके विपरीत कोणों को ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण भी कहा जाता है। तो क्या कह रहा है, विपरीत कोणों को, ठीक है। अगर मैं ये दो
इस कोण को लूँ तो इसके विपरीत, इसकी उल्टी दिशा में कौन सी कोण है देखो, तो इसके दो जो है ये कोण, इसके उल्टी दिशा में ये वाला जो 4 लिखा है हमने वो कोण है, ठीक है। और अगर इस तरह लूँ, ये इस कोण, ये 1 नंबर वाला जो कोण है, इसके उल्टी दिशा में कौन सी कोण है, तो ये 3 नंबर वाली कोण जो AOQ है वो कोण है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिख लिया है, तो दो कोण उल्टी दिशा वाले कौन कौन से हैं, एक है POA जो हमने यहाँ लिखा है POA, दूसरा है उल्टे दिशा पे, इसके ठीक उल्टे दिशा पे BOQ ये वाली, और एक जो है POB ये वाला कोण, और ठीक इसके उल्टे दिशा में जो है AOQ, ठीक है। तो POA और BOQ एक ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है या शीर्षाभिमुख कोण है, और POB और AOQ भी एक ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो बात क्या है कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के समान होते हैं। इसका मतलब क्या, जो उल्टी दिशा पर ये, अगर ये जो हमने 2 वाली, इस कोण को जो हमने 2 नंबर दिया है, इसके उल्टे में ये है 4 नंबर वाला कोण, ये एक दूसरे के समान है। मतलब इस कोण का माप, इस कोण का माप जितना होगा, इस कोण का माप भी उतना ही होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि कोण POA कोण इसके ठीक उल्टे वाले, उल्टी दिशा वाले कोण BOQ के बराबर है, ठीक। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण भी है, देखो ये शीर्षाभिमुख कोण है, एक दूसरे के उल्टी दिशा में है, और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो समान होते हैं, बराबर होते हैं। उसी तरह और दो, ये जो दो कोण हैं ये भी उसी तरह POB और कोण AOQ, ये दोनों भी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हैं और ये भी बराबर होंगे। और इन्हीं से जुड़े सवाल आपको अपने जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1 है, 5.1 में इन्हीं से जुड़े आप लोगों को सवाल भी मिलेंगे। सवाल कुछ इस तरह होंगे कि इनमें से किसी एक कोण का माप दिया होगा और आपको बाकी कोणों को माप निकालने के लिए कहा जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ अगर आप लोग ध्यान दें, ठीक है, अगर मैं इस वाले कोण को इस वाले OA वाली जो रेखा है, OA वाली रेखा को ढक दूँ, OA वाली रेखा को ढक दूँ, तो ये जो आप देख रहे हैं POB और BOQ, ये देखकर थोड़ा सा कुछ याद आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, रैखिक युग्म के कोण। देखो क्या ये इसी तरह का नहीं है, और रैखिक युग्म के कोण, दोनों कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों का माप कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये बात भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक उसी तरह अगर मैं इस OB वाली रेखा को ढक दूँ, तो ये देखो ये भी एक रैखिक युग्म के कोण बना रहे हैं, ये सीधी रेखा है, यहाँ बीच से एक रश्मि है, यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, तो इन दोनों कोणों का माप भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जैसे ऊपर आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके का है ये। तो ये बात अगर हम लोग ध्यान रख के चलेंगे तो हम लोग सवाल जो आएंगे आगे उसका हम लोग हल कर सकते हैं। और इसीलिए इससे जुड़ा हुआ एक सवाल अभी हम लोग करेंगे। तो ये एक सवाल है जो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण से जुड़ा हुआ है। तो ये सवाल क्या है देखते हैं। AB और PQ दो रेखाएं हैं जो बिंदु O पर एक दूसरे को काटती हैं। तो ये हम लोग दो रेखाएं बना लेते हैं। जैसे एक रेखा ये हो गई, इसका नाम देते हैं हम लोग AB, और दूसरी रेखा ये हो गई, इसका नाम देते हैं PQ। ठीक है, तो AB और PQ दो रेखाएं हैं जो बिंदु O पर एक दूसरे को काटती हैं। तो यहाँ पर काट रही हैं एक दूसरे को, ये बिंदु O है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, यदि कोण POA बराबर 40 डिग्री है। कोण POA कहाँ है देखेंगे हम लोग, कोण POA ये वाला कोण, यह कोण अगर कितने डिग्री है, 40 डिग्री, तो शेष सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो बाकी ये जो कोण बन रहे हैं, एक ये कोण और एक ये और एक ये चौथा ये, इस कोण का, इस कोण का और इस कोण का माप हमें ज्ञात करना है, हमें बताना है। तो हम लोग इसको किस तरह करेंगे, तो अगर हम लोगों ने जो पीछे पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, वो अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग इसका कोण का माप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखो मैंने क्या कहा था, ये जो उल्टी दिशा में होते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और ये क्या होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, मैंने बताया था। तो इसका मतलब क्या, अगर कोण POA और अगर
40 डिग्री के बराबर है तो कोण BOQ, कोण BOQ भी कितने डिग्री के बराबर होगा? ये भी 40 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं, और शीर्षाभिमुख कोण जो एक दूसरे के उल्टी दिशा में होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। तो अगर ये 40 डिग्री का है तो ये जो हमारा कोण है BOQ, ये भी कितने डिग्री का हो गया? 40 डिग्री का। ये क्यों हो गया? क्योंकि ये बराबर इसलिए हो गया क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर समकोण कोण है। तो जो POA का जितना मान होगा BOQ का भी मान उतना ही होगा। ठीक है, अब हमें POB और AOU का मान निकालना है, लेकिन इसमें से तो कोई किसी का भी मान नहीं दिया हुआ है। अगर इसका मान कुछ दिया रहता तो इसका मान भी उतना ही रहता, क्योंकि ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, तो इसका जितना मान होगा इसका भी उतना ही मान होगा। ये हम लोग आसानी से निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है इसका मान, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? मैंने क्या कहा था? रैखिक युग्म के कोण, अगर मैं इस रेखा को ढक दूँ तो क्या ये एक रैखिक युग्म के कोण नहीं हो गए? ये उल्टी दिशा में है, OP और OQ उल्टी दिशा में है और एक सीधी रेखा पर है, और ये एक उभयनिष्ठ भुजा है, और ये दोनों आसन कोण हैं। तो क्या ये रैखिक युग्म के कोण हो गए? बिल्कुल हो गए। तो अब इस कोण का और इस कोण का माप कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। तो हम लोग करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे क्या? कोण POB प्लस कोण BOQ, कोण BOQ कितने डिग्री के बराबर होंगे? 40 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर, माफ़ कीजिएगा 180 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, हमें कोण BOQ का माप पहले से ही पता है कितने डिग्री है, ये 40 डिग्री है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कोण POB प्लस कोण BOQ के जगह मैं BOQ के जगह ये 40 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बराबर 180 डिग्री। अब अगर POB का मान निकालना है मुझे, तो इस 40 डिग्री को मुझे उस तरफ लेके जाना पड़ेगा, और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ अगर इसके साथ जोड़ है, ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? घटाव बन जाएगा। तो कोण POB बराबर होगा 140 डिग्री, और ये यहाँ जाकर ये घटाव में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में हो गया। तो हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। कोण POB जो है वो कितने डिग्री है? 180 से अगर हम लोग 40 घटाएंगे तो कितना आएंगे? 140 डिग्री। तो कोण POB का मान हमने निकाल लिया 140 डिग्री। और कोण POB और AOQ ये जो है ये क्या है? ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, और ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर POB 140 डिग्री है तो AOQ भी कितना होगा? AOQ भी 140 डिग्री ही होगा। तो वही हम लोग लिख लेते हैं। तो अगर POB का मान 140 डिग्री है तो AOQ का मान भी कितना होगा? 140 डिग्री होंगे, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं POB, और इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, बराबर 140 डिग्री। ये तो हमें यहीं पे मिल गए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इस तरह हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते थे, तो की जगह हम लोग बराबर भी दे दें कि POA बराबर 40 डिग्री बराबर कोण BOQ। तो इसका मतलब क्या होगा कि POA BOQ दोनों का मान ही कितना है? 40 डिग्री है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कोण POB बराबर 140 डिग्री बराबर कोण AOQ, कोण AOQ। तो देखिए हमने चारों कोणों का माप बहुत ही आसानी से निकाल लिया है। हमें सिर्फ कोण POA दिया हुआ था 40 डिग्री, ये दिया हुआ था, तो हमने POA के जो उल्टी दिशा पर है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, वो जो कोण है BOQ, इसका मान निकाल दिया। ये भी 40 डिग्री होंगे, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान होते हैं। उसी तरह उसके बाद हमने POB जो है रेखिक युग्म के कोण वाला जो सूत्र था, उसके हिसाब से हमने इसका मान निकाला 140 डिग्री। और अगर POB जो 140 डिग्री है तो इसके उल्टे दिशा में जो AOQ है ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, इसलिए ये भी 140 डिग्री ही होगा। तो इस तरह हमने काफ़ी आसानी से चारों कोणों का माप निकाल लिया। आशा करता हूँ आज जो
मैंने पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ आया होगा। कल के क्लास में हम लोग जो प्रश्नावली 5.1 एक्सरसाइज 5.1 है उसके कुछ सवाल करेंगे। थैंक यू।